हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पेरेंट्स प्लेटफॉर्म पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पूरा ही चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। वन शॉट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, पूरा एक चैप्टर कंसीडर करेंगे और उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। भाई यदि बात किया जाए, चैप्टर का नाम है, चैप्टर है हमारे पास हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सबसे पहली बात कि ये चैप्टर आप देखोगे तो आपको दो पार्ट में क्लासिफाइड होगा। ठीक है, दो पार्ट इन द सेंस क्या है भाई, यदि मैं दो पार्ट्स इन द सेंस यदि बात करूं तो आपको यह समझ में आएगा क्या यार। ठीक है, दो पार्ट इन द सेंस समझ में आएगा कि आपको एक पार्ट पढ़ना है हेलो एल्केन का। ठीक है, किसका? हेलो एल्केन का। और दूसरा पार्ट जो है वो पढ़ना है आपको हेलो एरीन के। यानी ये दो पार्ट आपको डिस्कस कर रहे हैं। यदि मैं इसमें बात करूं कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास 11th में, क्लास 11th की केमिस्ट्री यानी क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ के आए होगे। तो वहां पे आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा। ठीक है, क्या पढ़ा होगा? हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा। ठीक है, यदि आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो हाइड्रोकार्बन होता है इसी के अंदर आप लोगों ने एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन या एल्काइन, ये तीनों पार्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। कहां पे पढ़ा होगा भाई? क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th के अंदर जनरली पढ़ा होगा, जिसका जनरल फार्मूला यानी एल्केन की बात करें तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, 2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, ये जनरल फार्मूले होते हैं किसके? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। इसी में से हमें एल्केन वाला पार्ट पढ़ना है। ठीक है, एल्केन, एल्केन वाला पार्ट पढ़ना है जिसमें कि इसके एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके जगह हैलोजेंस ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि हेलो एल्केन क्या होता है तो उसकी में बात किया जाए तो हेलो और एल्केन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। आप देख सकते हो यहां पर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हेलो एल्केन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक हेलो, हेलो मतलब हैलोजन, और एल्केन, एल्केन मतलब ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब सबसे पहली चीज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इस चैप्टर को शुरू करते हुए हम सबसे पहले हेलो एल्केन की बात करेंगे, उसके बाद हेलो एरीन की बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि सर हेलो एल्केन क्या होता है? सर हेलो एल्केन क्या होता है? हेलो एल्केन किसे कहते हैं? ठीक है, हेलो एल्केन किसे कहते हैं? यदि हेलो एल्केन की बात की जाए, ठीक है, तो हेलो एल्केन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है हैलोजन, एक है हैलोजन और दूसरा है आपका एल्केन। दूसरा वर्ड क्या है भाई आपके पास? एल्केन। यानी दो शब्दों से मिलकर बना है हेलो एल्केन, हैलोजन और एल्केन। एल्केन यानी CnH2n+2। ठीक है, हेलो एल्केन, एल्केन का मतलब CnH2n+2 और हैलोजन का मतलब X। और इस X में कितने लोग हो सकते हैं? तो इस X में 4 लोग हो सकते हैं। लेकिन जनरली क्या है कि हैलोजन में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। इन चारों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जनरली फ्लोरीन बहुत सारे रिएक्शंस प्रेजेंट नहीं करता है, तो इसलिए आपको ज्यादातर मोस्ट ऑफ रिएक्शंस क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। मतलब हेलोजेंस के रूप में जब भी बात होगी जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर हेलो एल्केन होता क्या है, किसे कहते हैं हेलो एल्केन? यदि ये बात कहा जाए कि किसे कहते हैं हेलो एल्केन, तो आप कह सकते हैं वे यौगिक, वे यौगिक, वे यौगिक
वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बनों से एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा, हैलोजन मतलब वही X, ठीक है, हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से, हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होता है हैलो एल्केन कहलाते हैं, हैलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके जगह हैलोजन जोड़ने से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। तो सर जैसे एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल समझो, जैसे मान लो CnH2n+2 है, ठीक है, CnH2n+2 है, मतलब ये एल्केन ग्रुप का मतलब सामान्य सूत्र है, एल्केन समूह का सामान्य सूत्र है। इससे एक हाइड्रोजन निकालो, ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बन जाएगा? CnH2n+1, और ये जो एक हाइड्रोजन वैलेंसी खाली वाली है उसको हैलोजन के साथ रिएक्ट करा दो, यानी हैलोजन के साथ रिएक्ट करा दो, तो क्या बन जाएगा? CnH2n+1 × X, ये कहलाएगा आपका हैलो एल्केन। ये क्या कहलाएगा? हैलो एल्केन। इसको और सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो CH4 है, ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन गायब कर दो, एक हाइड्रोजन गायब करके 3 हाइड्रोजन रहेगा, एक वैलेंसी जो खाली हुई उसके जगह कोई भी हैलोजन लगा दो तो ये बन जाएगा हैलो एल्केन। हैलोजन और एल्केन मिलकर क्या बनेगा? हैलो एल्केन। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, यदि केमिकल फॉर्म में यदि बात किया जाए कि सर कैसे इसको फॉर्म किया जा सकता है, तो हालांकि वो आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिर भी CH4+Cl2 गिव राइज टू, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3Cl+HCl। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये एल्केन ग्रुप का पहला सदस्य है जिसे मेथेन कहते हो, उसकी एक वैलेंसी खाली हुई है और उस वैलेंसी की जगह आपने क्या जोड़ दिया? इसके साथ आपने इसके साथ जोड़ दिया क्लोरीन, तो इसे क्या कहा जाएगा? हैलो एल्केन। क्यों? क्योंकि एक हैलोजन एटम एल्केन के साथ ऐड हो गया है, इसका नाम क्या होगा? हैलो एल्केन। ये सामान्य नाम हो गया, लेकिन कोई स्पेसिफिक पूछे कि इसका नाम क्या है, तो भैया ये क्या है? हैलोजन में कौन सा जुड़ा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है। कौन? क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। ठीक है, इसे एक नाम और दे सकते हैं, मेथिल क्लोराइड। क्या नाम दिया जा सकता है बेटा? मेथिल क्लोराइड। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात। क्या नाम दिया जा सकता है? मेथिल क्लोराइड। ठीक है, ये तो बात हो गई बेसिक सी, मतलब कि कैसा दिखता है। ठीक है, आपको हैलो एल्केन की परिभाषा बताई, और हैलो एल्केन की परिभाषा बताने के बाद कैसे फॉर्म होता है या फिर क्या दिखता है उसके बारे में बात किया। अब हैलो एल्केन बना कैसे सकते हैं वो आगे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर देखेंगे, बनाने की विधियों के अंदर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम लोग बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, यदि यहां तक समझ में आ गया हो, ठीक है, तो आगे चलते हैं और आगे बात करते हुए हम लोग ये बात करेंगे कि ये हैलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो सकता है? देखो भाई, सबसे पहली चीज, यदि हैलो एल्केन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स हो सकता है। ठीक है, एक टाइप जो हो सकता है, ठीक है, हैलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, क्या बात किया? वर्गीकरण। यदि हैलो एल्केन के वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक, हैलोजन परमाणुओं की, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। संख्या के आधार
पर, किसके आधार पर भी? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। एक तरीका तो वो हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर? दूसरा तरीका हो सकता है आपके कार्बन की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, यानी हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो मैं सीधे लिख रहा हूं कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन आप 2 टाइप से कर सकते हो, ठीक है। अब बात यह आती है कि ये दोनों टाइप कौन कौन से होंगे सर, ठीक है, तो आइए थोड़ा समझाते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज क्लासिफिकेशन हमने बात कर ली, क्लासिफिकेशन के बेसिस हमने बता दिया कि इस बेस पे हम क्लासिफाइड इसे करेंगे। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। यदि हैलोजन परमाणु की संख्या की बात की जाए तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर आपका हेलो एल्केन कई टाइप्स के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? पहला मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। दूसरे की बात करें तो डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ठीक है। तीसरे की बात करें तो ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। इससे आगे बात करें तो टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ हैलोजन परमाणु की बात कर रहे हैं मतलब क्या है इसका, ठीक है। इसके बाद यदि इससे ज्यादा हैलोजन आ जाते हैं तो हम उसे पॉली हेलो एल्केन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पॉली, ठीक है। 4 से ज्यादा या जनरली 3 से ज्यादा नंबर ऑफ हेलो एल्केन आ जाते हैं है या नंबर ऑफ हैलोजन्स आ जाते हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं? पॉली, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, क्या बात बोली गई भाई? बात बोली गई नंबर ऑफ हैलोजन्स, ठीक है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। मतलब मान लो CnH2n+2 ये एल्केन का जनरल फार्मूला है, ठीक है। आपने क्या किया? इससे एक हैलोजन हटाया, मतलब एक हाइड्रोजन हटाया, आपने इससे एक हाइड्रोजन हटाकर एक हैलोजन लगाया तो CnH2n+1 × X, तो ये जो बना ये कहलाएगा मोनो हेलो एल्केन। कह दो सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, सिंपल फॉर्म में बताओ, सिंपल फॉर्म में समझो। सिंपल फॉर्म में समझने की बात करें तो मान लो जैसे मेथेन है, मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाकर तुमने क्या लगा दिया? इसके जगह क्लोरीन लगा दिया, एक खो, तो इसे मोनो हेलो एल्केन कहेंगे क्योंकि एक ही हैलोजन परमाणु है ना। यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 1 होगी तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहा जाएगा। यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 1 होगी तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि ये कहा जाए, ठीक है, कि ये कहा जाए कि हैलोजन परमाणु की संख्या यदि 2 हो जाए, जैसे CH4 इससे 2 हाइड्रोजन निकालकर 2 हैलोजन परमाणु लगा दिया जाए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकालकर 2 हैलोजन परमाणु लगा दिया जाए, CH2Cl2 बना दिया जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डाई हेलो एल्केन। क्या कहा जाएगा भाई? डाई हेलो एल्केन, ठीक है। क्या कहा जाएगा? डाई हेलो एल्केन। अब बात ये आती है कि सर ठीक है, मान लो ऐसा कह दिया जाएगा, लेकिन अब इसके बाद, अब यदि इसके बाद बात किया जाए कि सर अब इसके आगे तीसरा क्या होगा? ट्राई हेलो एल्केन क्या होगा? तो देखो भाई, ट्राई हेलो एल्केन की बात की जाए, ठीक है, तो ट्राई हेलो एल्केन का क्या मतलब है? ठीक है, देखो ट्राई हेलो एल्केन का मतलब यह है कि जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 3 हो जाए। हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाए? 3 हो जाए। जैसे आप मेथेन ही लेके चल रहे थे, एग्जांपल मेथेन ही लेके चलते हैं, उससे 3 हाइड्रोजन को हटाकर 3 हैलोजन लगा दिया जाए तो CHCl3 बन जाएगा, तो इसे हम ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। यदि आपने चारों हाइड्रोजन हटाकर उसके जगह 4 हैलोजन लगा दिए तो उसे हम टेट्रा हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? टेट्रा हेलो एल्केन कहा जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है।
तो यानी एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी हेलोजन एटम्स की संख्या कितनी है उसके बेस पे यदि बात किया जाए, तो हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है उसके बेस पे बात किया जाए, तो टोटल देखो नंबर ऑफ कहोगे कितने टाइप्स के हैं तो वो बहुत कंक्रीट हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि नंबर ऑफ हेलोजेंस बढ़ाते जाओगे तुम्हारे नंबर क्लासिफिकेशन बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो जनरली मोनो डाई ट्राई कहा जाता है। उसके बाद 4 से ज्यादा या 4 आने लगते हैं तो हम उसे पॉली वर्ड देकर समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो यानी हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यदि बात समझ में आ गई होगी तो अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट बात है कि भैया ये समझो थोड़ा ध्यान से, ठीक है, कि कार्बन की प्रकृति के आधार पे, कार्बन की प्रकृति के आधार पे बात की जाए तो कार्बन की प्रकृति का मतलब यह है कि जो हेलोजन परमाणु आपके एल्केन से जुड़ रहा है, ठीक है, जो हेलोजन परमाणु आपके एल्केन से ऐड हो रहा है उस कार्बन की प्रकृति कैसी है, वो कार्बन किस नेचर का है, ठीक है। तो अब कार्बन के नेचर्स की बात करूं तो मैं जनरली बता दूं, कार्बन यानी डिग्री ऑफ कार्बन की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री की बात करेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन। जैसे एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और ये चारों वैलेंसी यदि हाइड्रोजन से पूरी है, ठीक है, हाइड्रोजन से पूरी है, तो उस अवस्था को अभी फिलहाल के लिए रोकते हैं यहीं पर। आप यहां समझो कि इसमें से यदि एक कार्बन की एक वैलेंसी कार्बन से पूरी हो जाए, डायरेक्ट किससे पूरी हो जाए? कार्बन से, बाकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो जाए, ठीक है। अब इस अवस्था में मान लो कि सपोज करो कि ये वाला वैलेंसी हटाकर इसके जगह हेलोजन लगा दिया जाए, इसके जगह हेलोजन लगा दिया जाए, तो ये कार्बन मतलब ये हेलोजन जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन की डिग्री कितनी है? तो यदि ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से ऐड है तो इसे 1 डिग्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 1 डिग्री कहा जाएगा। तो 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ हेलोजन है, 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ हेलोजन है, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन ये हुआ। या दूसरा हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन हो और उससे हेलोजन लगा हो, तो इसे 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। तो 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ हेलोजन है तो 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा, ठीक है, 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा? 1 डिग्री कहो या प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहो। आई बात समझ में? प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री कहो, ठीक है। ये जो होगा ये द्वितीयक या 2 डिग्री कहलाएगा, द्वितीयक, द्वितीयक या 2 डिग्री कहलाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसे क्या कहेंगे? 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे? 1 डिग्री या प्राथमिक एल्किल एल्किल हैलाइड। बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो, क्लियर इतनी बातें? यानी प्राथमिक या फिर 1 डिग्री सॉरी प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहो, द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहो या फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहो। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा यदि बात किया जाए तो एक कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी कार्बन से पूरी हो, बाकी एक वैलेंसी किसी हाइड्रोजन से पूरी हो, तो ये चौथी वैलेंसी जो हाइड्रोजन से पूरी है उसको हटाकर उसकी जगह क्या लगा देंगे? हेलोजन लगा देंगे। तो ये जो कार्बन होगा वो 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ये जो कार्बन होगा ये 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और ये 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है इसलिए इसे 3 डिग्री हेलो एल्केन कहा जाएगा। 3 डिग्री या इसे तृतीयक हेलो एल्केन कहा जाएगा, तृतीयक हेलो एल्केन कहा जाएगा, ठीक है। 3 डिग्री या तृतीयक हेलो एल्केन कहा जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो अब बात ये आती है कि सर 4 डिग्री हेलो एल्केन होता है कि नहीं होता है? 4 डिग्री हेलो एल्केन होगा कि नहीं? 4 डिग्री हेलो एल्केन होगा या नहीं होगा, ठीक है। 4 डिग्री हेलो एल्केन या मतलब इसे तृतीयक हेलो एल्केन कहने के बजाय आप तृतीयक एल्किल हैलाइड भी कह सकते हो, ठीक है। तृतीयक एल्किल हैलाइड, ठीक है बेटा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। ये जो होगा वो 4 डिग्री हेलो एल्केन
अब बात ये आती है कि 4 डिग्री हेलो एल्केन होता है या नहीं होता है सर, पहले ये बताओ। तो सबसे पहली चीज समझो, देखो 4 डिग्री या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किस बेसिस पे हो रहा था, वो इस बेसिस पे हो रहा था कि उसके साथ कितने कार्बन लगे हुए डायरेक्ट ना। यदि मान लो एक कार्बन की वैलेंसी की बात की जाए तो एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यदि चारों तरफ कार्बन से जोड़ दोगे तो ये कार्बन 4 डिग्री तो हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन तो हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें हैलोजन लगा हुआ है, क्या इसमें हैलोजन लगा हुआ है? यदि हैलोजन इसमें नहीं लगा हुआ है तो क्या ये 4 डिग्री हेलो एल्केन बनाएगा? नहीं बनाएगा ना भाई, हैलोजन है ही नहीं, तो हेलो एल्केन कैसा? जिसमें हैलोजन नहीं है ही नहीं, जिसमें हैलोजन ही नहीं है यानी एक्स ही रिप्रेजेंट नहीं है, उस वो हेलो एल्केन कैसा? ठीक है, जिसमें चीनी नहीं है वो मिठाई कैसी ना? बिना चीनी की मिठाई होती है क्या? कहते हाँ सर शुगर फ्री वाली होती है भाई, उसमें गुड़ भी होती है ना। ठीक है, मीठे के लिए कुछ तो होता हुआ, मीठे स्वाद के लिए। ठीक है, अब जिसमें हेलो एल्केन है ही नहीं यानी जिसमें हैलोजन ही नहीं है उसे हेलो एल्केन क्यों कहोगे, उसे एल्केन एल्केन कहोगे। ठीक है, कहते ठीक है सर इतनी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन एक बात वो भी बताओ जो इसके पहले आप बता रहे थे कि एक कार्बन की 4 वैलेंसी और चारों हाइड्रोजन से पूरी हो। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? 1 डिग्री मतलब एक कार्बन लगाओ तो उसे 1 डिग्री, 2 कार्बन लगाओ तो उसे 2 डिग्री, 3 कार्बन लगाओ तो 3 डिग्री, 4 डिग्री वाला कार्बन तो होता है लेकिन हेलो एल्केन नहीं होता 4 डिग्री का। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं? इसे सुपर प्राइमरी कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर प्राइमरी कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सुपर प्राइमरी कार्बन कहते हैं। सुपर प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसे सुपर प्राइमरी कार्बन कहा जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं। ठीक है, फिर से क्लियर कर दूं कि एक कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन लगा है तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री कहलाएगा, इससे भी डायरेक्ट एक कार्बन लगा होगा तो ये 1 डिग्री कहलाएगा। यदि एक कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन लगे हुए हैं तो ये वाला 2 डिग्री कहलाएगा, ये 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री कहलाएगा। एक कार्बन से डायरेक्टली यदि 3 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये वाला 3 डिग्री कहलाएगा, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये वाला भी 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, एक डिग्री कार्बन से यदि हैलोजन लगा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन से यदि हैलोजन लगा हुआ है तो इसे हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहा जाएगा। ठीक है बेटा, क्या कहा जाएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहा जाएगा। यदि 2 डिग्री वाले कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, 2 डिग्री वाले कार्बन से यदि हैलोजन लगा हुआ है तो इसे हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड नाम देंगे। ठीक है, यदि 3 डिग्री वाले कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम तृतीयक एल्किल हैलाइड नाम देंगे। क्या नाम देंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है बेटा, तृतीयक एल्किल हैलाइड नाम दिया जाएगा। उम्मीद है अब डाउट क्लियर होगा। ठीक है, पहले ही समझा दूं 4 डिग्री का एल्किल हैलाइड नहीं होता है। ठीक है, कोई बोले कि 4 डिग्री का एल्किल हैलाइड होता है, 4 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड होता है, 4 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड होता है तो तुरंत कहना है पागल हो क्या। ठीक है, 4 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड नहीं होता है। ठीक है, 4 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड नहीं होता है। हाँ, 4 डिग्री का कार्बन होता है, 4 डिग्री का कार्बन होता है, 4 डिग्री वाला कार्बन होता है, लेकिन 4 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, 4 डिग्री वाला कार्बन होता है लेकिन 4 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड नहीं होता है। उम्मीद है क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वेरी गुड। यदि यहां तक समझ में आ गया, यदि यहां तक चीजें क्लियर हैं तो अब यहां से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आपके हेलो एल्केन का ये जो चैप्टर है इसमें ये मोनो हेलो एल्केन व्युत्पन्न, मतलब कि आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड यदि समझ में आ गया तो अब बात करेंगे कि भैया ये बताओ मोनो एल्किल हैलाइड, ठीक है, जिसे हेलो एल्केन आप जनरली कहोगे आज के दिन में, ठीक है, यानी कि हेलो एल्केन कहोगे, उसका आईयूपीएसी नामकरण की बात करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं यदि आईयूपीएसी नामकरण की बात करूं तो मैं बहुत बेसिक सा चीजें बताऊंगा उसमें। ठीक है, यदि आप आईयूपीएसी पढ़ना चाहते हैं और आप लोगों ने आईयूपीएसी अभी तक नहीं पढ़ी है तो आपको इसी चैनल पर आप चले जाओ, आईयूपीएसी नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, या क्लास 12th केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट होगी, उसी
सेगमेंट के अंदर आपको लगभग लगभग 10 लेक्चर होंगे, ठीक है, 10 लेक्चर होंगे, आप उतना पढ़ लो, आपकी आईयूपीएससी क्लियर हो जाएगी, उतने में आपका आईयूपीएससी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब बात करने वाले हम लोग कि भैया ये बताओ, थोड़ा सा ये बता दो मेरे को कि कम से कम थोड़ा बहुत तो कुछ बता ही दो, ठीक है, आईयूपीएससी के बेसिस में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो, आपके पास जो हेलो एल्केन है, ठीक है, आपके पास जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, इस हेलो एल्केन भाई साहब की बात करें तो ये हेलो एल्केन जो होता है इसका जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स ये होता है, CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स ये होता है, ठीक है, जनरल फार्मूला तो यही है, ठीक है। अब यदि इसमें कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के नामकरण दो तरीके से होते हैं। एक तरीका होता है इसका साधारण नाम पद्धति, एक तरीका होता है इसका साधारण नाम पद्धति, और दूसरा होता है इसका आईयूपीएससी नामकरण, आईयूपीएससी नामकरण, ठीक है। एक होता है साधारण नाम पद्धति और दूसरा होता है आईयूपीएससी नामकरण। अब बात ये आती है कि सर इसमें साधारण नाम पद्धति में क्या होता है। देखो यार, सबसे पहली चीज समझो ना, एल्किल हैलाइड के रूप में करते हैं, ठीक है, किस रूप में करते हैं, एल्किल हैलाइड के रूप में। एल्किल क्या होता है, ठीक है, तो एल्किल जनरली आर को कहते हैं, और आर क्या होता है सर, आर का मतलब होता है एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन निकाल लेने पर, ठीक है, जैसे CnH2n प्लस 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालकर जब इसे CnH2n प्लस 1 कहोगे तो हम इसे क्या नाम दे देंगे, नाम दे देंगे एल्किल, ठीक है। तो एल्किल यानी RX, ये RX, ये जो RX है, ठीक है, ये जो RX है, R सिंगल बॉन्ड X, यही आपका क्या है, एल्किल हैलाइड है, क्या है, एल्किल हैलाइड है। अब इस एल्किल हैलाइड के नामकरण की बात करें तो नामकरण भी इसी प्रकार से होता है, एल्किल हैलाइड के नाम पे एल्किल। अब जैसे मान लो कि एक कार्बन का कंपाउंड है तो CH4 आप लिखते हो एल्केन के रूप में, इसका नाम क्या होता है, मेथेन, मेथेन। लेकिन इससे एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो CH3 सिंगल बॉन्ड हो जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेथिल, क्या नाम हो जाता है, मेथिल। और यदि मान लो यहां पे Cl लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। वहीं पर यदि मान लो 2 कार्बन का है तो C2H5Cl लगा दिया तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हो, एथ, तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल, क्या नाम हो जाएगा, एथिल, एथिल, और Cl क्लोराइड, क्लोराइड, ये इसका साधारण नामकरण हो जाएगा। तो सर आईयूपीएससी नामकरण की यदि बात की जाए तब क्या करेंगे, भैया देखो आईयूपीएससी नामकरण में क्या होता है, ठीक है, मान लो एक कंपाउंड है CH3, इससे एक हाइड्रोजन निकालो और एक हाइड्रोजन निकालकर उसके जगह हेलोजन लगा दो। हेलोजन में कौन सा लगाओगे, चलो मान लेते हैं तुम्हारे लिए Br लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहली चीज तो ये जो हेलोजेंस हैं ये आपके लिविंग ग्रुप हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, ठीक है, लिविंग ग्रुप हैं, और लिविंग ग्रुप में आईयूपीएससी नामकरण के अकॉर्डिंग लिविंग ग्रुप का नाम पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन, क्या नाम हो जाएगा भाई, ब्रोमो एथेन, क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। आप हिंदी में लिख सकते हो इसे 1 ब्रोमो एथेन भी लिखा जा सकता है, 1 ब्रोमो एथेन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको साधारण नाम और आईयूपीएससी नाम में अंतर समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये ठीक है, आप याद रखिएगा कि भैया सबसे पहली चीज जाएं और वहां से यदि आपको बेसिक चीजें नहीं आती आईयूपीएससी की तो आपको पूरा बेसिक आईयूपीएससी सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना आईयूपीएससी के आप चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, मजा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर जब क्वेश्चन देगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन के लिए देते हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा यदि आया कि कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे एन ब्यूटेन से ऑक्टेन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एन ब्यूटेन से ऑक्टेन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो कह दो सर हमको आंसर आता है, आंसर आता है, लेकिन हमने पूरा चैप्टर पढ़ के गए अच्छे से, हमको पूरा आता है, लेकिन आपको एन ब्यूटेन का अणुसूत्र ही नहीं पता है, तो क्या हिंदी में लिख के आओगे एन ब्यूटेन गिव राइज टू ऑक्टेन, नहीं लिख के आओगे, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है वो, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है।
कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको आईयूपीएससी आनी चाहिए। तो आईयूपीएससी आपको आनी चाहिए, तो आपका काम ये बनता है कि आप घर जाओ, मतलब कि सॉरी, इस वीडियो को देखने के बाद या वीडियो देखने से पहले आप पहले आईयूपीएससी देखो, उसके बाद फिर आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करो, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो को देखना चाहो तो वीडियो देखने के बाद आप आईयूपीएससी के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये जो कंपाउंड है जिसका नाम हैलो एल्केन है, इसमें केवल और केवल इसमें हैलो एल्केन्स वाला ये जो चैप्टर है, इसमें आईयूपीएससी नामकरण तो इस तरीके से होता है। क्या इसमें समावयवता पाई जाती है? अब बात ये आती है समावयवता क्या होता है। आओ भाई, समावयवता, समावयवता, ठीक है, समावयवता, ठीक है। समावयवता ये जो शब्द है ये दो चीजों से मिलकर बना है, समान प्लस अवयव, समान प्लस अवयव, ठीक है, समान प्लस अवयव, यानी समावयवता दो शब्दों से मिलकर बना है, समान प्लस अवयव। समान मतलब कि जिस कंपाउंड के अंदर अवयवों की संख्या समान होंगी वे एक दूसरे के आइसोमर यानी समावयवी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? समावयवी हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक कंडीशन और होती है कि अणु सूत्र समान होना चाहिए। सूत्र मतलब कि आइसोमर होने के लिए कंडीशन है अणु सूत्र समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है आईयूपीएससी नेम, आईयूपीएससी नेम अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। अब बात यह आती है कि आइसोमर चेक करने के लिए दो कंडीशन फॉलो करानी है। पूरा आइसोमरिज्म आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बहुत बड़ा हैवी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत जानते रहो कि आइसोमरिज्म के अंदर आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी। यदि आइसोमरिज्म पूछा गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोमरिज्म क्या होता है, ठीक है। आइसोमरिज्म एक प्रॉपर्टीज है, एक गुण है, ठीक है, और ये दो कंपेयरिंग क्वांटिटी है, ठीक है, तुलनात्मक होता है कि दो यौगिकों में दो यौगिक दे दिया गया है, इसमें कौन सा आइसोमर है, ठीक है, कौन सा आइसोमरिज्म है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, पहला कंडीशन है चेक करने का। दूसरी चीज यदि मैं बात करूं इस चैप्टर के अंदर, मैं इस चैप्टर के अंदर यदि बात करना चाहूं कि भाई ये बताओ कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से प्रकार के, ठीक है, कौन कौन से प्रकार के आइसोमर पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन से आइसोमरिज्म ये इस चैप्टर के कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहली चीज इस चैप्टर के जो कंपाउंड्स हैं वह सबसे पहला आइसोमरिज्म जो रिप्रेजेंट करते हैं वो चेन आइसोमरिज्म, ठीक है, जिसे हिंदी में श्रृंखला समावयवता कहा जाता है, श्रृंखला समावयवता, ठीक है, यानी श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं? तो दूसरा स्थान समावयवता, ठीक है, दूसरा कौन सा? स्थान समता। क्रम का कोई मतलब नहीं है ना, पहले समझा दें। स्थान समावयवता, समावयवता, ठीक है, और तीसरी चीज प्रकाश समावयवता। क्या? प्रकाश समावयवता। ये तीनों प्रकार के आइसोमरिज्म, ठीक है, ये तीनों प्रकार के आइसोमरिज्म इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। मतलब इस चैप्टर के जो कंपाउंड्स होते हैं वह इस तीन प्रकार के आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सा? श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता और प्रकाश समावयवता, यानी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। प्रकाशीय समावयवता भी कहा जाता है इसे, ठीक है, सुविधा है आप जैसे कहो। प्रकाशीय समावयवता, प्रकाशीय समावयवता। तो ये तीन प्रकार के आइसोमरिज्म देखने को मिलते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। यदि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई तो अब नेक्स्ट आगे बात करने वाले हैं, ठीक है, कि हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां कौन कौन सी हैं। मतलब हैलो एल्केन्स की फॉर्मेशंस कैसे कैसे हो सकते हैं या कैसे कैसे इसको बनाया जा सकता है। यदि हैलो एल्केन के बनाने की विधि की बात की जाए कि कैसे कैसे हैलो एल्केन बनता है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां। हैलो एल्केन, हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां, मतलब वो कौन कौन सी विधि है जिसकी सहायता से आप हैलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज यदि बात की जाए कि हैलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, स्टार्ट कहां से करेंगे भाई?
मैं बहुत बार दिखा चुका हूं। तो सबसे पहला हेडिंग हमारे पास यही होगा, एल्केन से। किससे? एल्केन से। आप एल्केन से हेलो एल्केन बना सकते हो। किससे बना सकते हो? एल्केन से। एल्केन कौन होता है सर? एल्केन वही CnH2n+2 वाला, ठीक है, HCnH2n+2 वाला। कैसे बना सकते हैं सर? आइए एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। RH ये एल्केन है, ठीक है, क्योंकि R केवल H हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? एल्किल बन जाएगा। ये एल्केन है। एल्केन की अभिक्रिया आप हैलोजन के साथ करा दो। किसके साथ कराओगे? हैलोजन के साथ करा दो, ठीक है, H2 के फॉर्म में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। आप लिख सकते हो सूर्य का प्रकाश, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिख सकते हो? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी आप करा सकते हो, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में आप इसे रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? RX+HX बन जाएगा। RX+HX बन जाएगा। एरो के इधर जो है इसे अभिकारक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी बताने का प्रयास बता दिया जा रहा है, ठीक है। और इधर जो है ये उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। इसमें ये जो RX हमें मिला, जिसको हम बनाने का प्रयास कर रहे थे, उसकी बात यदि की जाए तो इसे हम मुख्य उत्पाद कहते हैं। इसे हम मुख्य उत्पाद कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो अतिरिक्त प्राप्त हुआ है, इसके साथ ये जो अतिरिक्त प्राप्त हुआ है हमें, ठीक है, इसे हम सह उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सह उत्पाद कहते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। यानी एल्केन से आप हेलो एल्केन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात यह आती है कि सर एक एग्जाम्पल करा देते तो बढ़िया हो जाता, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं पहले, ठीक है। आप लोग पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करिएगा खुद से, उसके बाद फिर ना समझ में आए तो आप आंसर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, मेथेन से मेथिल क्लोराइड, ठीक है। मेथेन से मेथिल क्लोराइड, या इसी को क्लोरोमेथेन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? क्लोरोमेथेन। कल तो दोनों में अंतर क्या है सर? कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही होता है। बस ये इसका साधारण नाम है और ये भाई साहब के IUPAC नाम है, ठीक है। ये क्या है? साधारण नाम है और ये क्या है? IUPAC नामकरण है, IUPAC, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, आपको दोनों क्लियर होना चाहिए। चाहे मेथेन से मेथिल क्लोराइड पूछा जाए या फिर मेथेन से क्लोरोमेथेन पूछा जाए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। क्लियर? वेरी गुड। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब बात करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला काम आपका था कि आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। तो CH4 प्लस इसकी अभिक्रिया, देखो लास्ट में क्या बोला गया हमसे? क्लोराइड चाहिए ना। तो आप X2 इसके पहले जो ले रहे थे, यहां पर X2 लिया था ना, यहां पर X2 लिया था, हम यहां पर X2 नहीं लेंगे, यहां पे हम Cl2 लेंगे। क्या लेंगे? Cl2 लेंगे। इसकी अभिक्रिया सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे, और सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस HCl। ये जो CH3Cl बना है इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, ठीक है। इसी को क्लोरोमेथेन कहिए या फिर मेथिल क्लोराइड कहिए, दोनों बात एक ही है। आई बात समझ में? बोलो भाई, ठीक है। क्लोरोमेथेन कहिए या मेथिल क्लोराइड कहिए, दोनों बात एक ही है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और है, वो भी समझ लो आप, कि ये रिएक्शन तब तक होता रहता है, यानी इसको सनलाइट के प्रेजेंस में HNu, ठीक है। H क्या है भैया? ये समझ लो पहले। H यहां पे जो है इसे प्लांक नियतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लांक नियतांक कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? प्लांक नियतांक कहा जाता है।
ठीक है, प्लांक नियतांक कहा जाता है। और न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इस केस में सनलाइट, यानी इसे आप सूर्य का प्रकाश भी कह सकते हो। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में इस रिएक्शन को कराते हो तो ये रिएक्शन तब तक होता रहता है जब तक कि इसके सारे हाइड्रोजन विस्थापित नहीं हो जाते हैं। मतलब नेक्स्ट स्टेप में ये CH3Cl जब Cl2 के प्रेजेंस में फिर रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा भाई? तो बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक है। देखो मतलब ये क्या बना? डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है। नेक्स्ट यदि इसी को फिर वापस रिएक्ट कराओगे CH2Cl2 प्लस Cl2, किसके प्रेजेंस में कराओगे? सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा भाई? बनेगा CHCl3 प्लस HCl। ये जो बना है वो कई बार आपसे एग्जाम में भी पूछा गया है कि कैसे प्राप्त करेंगे, क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कैसे प्राप्त करेंगे? मेथेन से क्लोरोफॉर्म, क्या? क्लोरोफॉर्म, ठीक है, मेथेन से क्लोरोफॉर्म, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है, मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर तो आपको मिल गया। मेथेन से देखो CH4 से CHCl3 कैसे फाइंड आउट करोगे? इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। लेकिन अगला क्वेश्चन सर, मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे मिलेगा? तो एक स्टेप रिएक्शन और करा दो, CHCl3 प्लस Cl2 गिव राइज टू सनलाइट, क्या मिल जाएगा? CCl4 प्लस HCl, CCl4 प्लस HCl। ये जो CCl4 मिला, इसी CCl4 इसी को कहा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके बेटा, उम्मीद है बात समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर है चीजें, ठीक है। यदि आपको इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, सबसे पहली चीज, एक मेथड हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, कौन सा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हेलो एल्केन के निर्माण की विधि पढ़ रहे हैं, किसकी सहायता से? एल्केन की सहायता से। किसकी सहायता से? एल्केन की सहायता से, कि एल्केन से हम हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें देखी। यदि आपसे कोई एथेन से कहे तो एथेन से, प्रोपेन से, ब्यूटेन से, ठीक है, आप बना सकते हो। उम्मीद है अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो, एक विधि ये हो गई कि आप एल्केन से बना सकते हो। दूसरी विधि की बात करें तो किससे बना सकते हैं सर? एल्केन से बना लिया तो एल्कीन से भी बना देंगे। किससे? एल्कीन से। कह दो सर एल्कीन क्या होता है, ठीक है। यदि एल्कीन की बात करें तो बस अंतर क्या है, इसका जनरल फार्मूला भी आप देख के आए हो, H2N, H2N, इन का मतलब एक डबल बॉन्ड, ठीक है, एल्कीन, ठीक है, एल्कीन, इन मतलब एक डबल बॉन्ड, मतलब जो भी कंपाउंड आप ले आओगे यहां पर उसमें एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड जरूर होगा। वो डबल बॉन्ड ही हमारे काम का है, ठीक है, डबल बॉन्ड जरूर होगा, वो डबल बॉन्ड ही हमारे काम का है, ठीक है। अब एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने की बात की जाए, एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने की बात की जाए तो एल्कीन पर HX की अभिक्रिया कराओगे, ठीक है, यानी एल्कीन पर, यानी एल्कीन अब कैसे बनाए सर? लो भैया बना देते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2 बन गया एल्कीन, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराओगे? HX के साथ कराओगे, ठीक है, HX के साथ कराओगे। तो अब दो तरीके हैं इसको रिएक्ट कराने के लिए, मैं पहले थोड़ा आसान वाला बता दूं, ठीक है, फिर इसको लेके आते हैं ना, इसको नीचे रखते हैं, ठीक है, पहले थोड़ा आसान वाला करते हैं। मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया आप HX के साथ कराते हो। किसके साथ कराते हो? HX के साथ कराते हो,
ठीक है। तो ये HX जो है यानी हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड जो है, इस HX में से जब टूटेगा तो एक बनेगा H प्लस आयन और दूसरा बनेगा, एक बनेगा H प्लस आयन, दूसरा बनेगा X माइनस आयन, यही बनेगा। एक बनेगा H प्लस आयन और दूसरा बनेगा X माइनस आयन। तो उस केस में एक प्लस आयन एक कार्बन के पास और दूसरा आयन दूसरे कार्बन के पास पहुंच जाएगा, उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा भाई, CH3, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X बन जाएगा। ये आसान है, ठीक है। लेकिन अब उसमें एक समस्या है, छोटी सी समस्या ये है कि सर ये बताओ पहले ये बताओ कि इसमें ये वाला कार्बन का मतलब ये हाइड्रोजन एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, ठीक है। एक ध्यान से देखो, यहां पर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, एक पे धन आवेश है एक पे ऋण आवेश है। तो कौन सा एटम कहां जाएगा, किस कार्बन के पास जाएगा? तो देखो जनरली क्या है कि दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या सेम है, दोनों के पास हाइड्रोजन की संख्या सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। तो कहीं पर भी किसी को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्पाद यही बन के आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही सर, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन नीचे वाला फिर समझाओ, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, यानी हाइड्रोजन की जो संख्या है वो दोनों में बराबर है। यदि हाइड्रोजन की संख्या दोनों में बराबर है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है हाइड्रोजन की संख्या क्या है, अलग अलग है। तो जब यहां पे हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग है तो यहां पर किसको कहां भेजेंगे, ठीक है। तो यहां पे काम आएगा मार्कोनी-काफ का नियम। किसका नियम भाई? मार्कोनी-काफ का नियम, ठीक है। मार्कोनी-काफ के नियमानुसार यदि बात करोगे, ठीक है, मार्कोनी-काफ के नियमानुसार यदि बात करोगे तो मार्कोनी-काफ ने ये कहा, किसने कहा? मार्कोनी, किसने कहा? मार और कोनी, ठीक है, मार्कोनी, मार्कोनी-काफ, ठीक है। मार्कोनी-काफ के नियमानुसार यदि बात किया जाए तो मार्कोनी-काफ के नियमानुसार इन्होंने कहा कि ऋणात्मक यानी ऋण आवेश वाला भाग यानी हैलोजन एटम वाला भाग उस कार्बन के पास जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, और धनावेश वाला भाग उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो क्या बन जाएगा भाई? R CH CH3 ये बन जाएगा, ठीक है। यानी R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया HX के साथ कराया तो आपको ये प्राप्त हुआ। मतलब धन आवेश वाला हिस्सा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, और ऋण आवेश वाला हिस्सा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। अब बात ये आती है कि सर ये HX का क्या मतलब है? HX का मतलब है HCl, HBr या HI, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। इनमें से किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो वेरी गुड सर। लेकिन इसी बीच में एक व्यक्ति और आए, ठीक है, जिनका नाम था खैरस, ठीक है। क्या नाम था? खैरस। और खैरस ने क्या कहा कि भैया ये बताओ पहले तो, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, क्या हो गया इसे भाई, चल जा। ठीक है, चलिए। तो अब इस केस में यहां पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था खैरस, ठीक है। खैरस ने देखा, खैरस, ठीक है, खैरस ने देखा कि इसी रिएक्शन को, सेम इसी रिएक्शन को यदि मैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करा दूं, मतलब यहां पर देखो, यहां एरो के ऊपर कोई प्रेजेंस नहीं है, मतलब कोई भी किसी भी रिएक्शन, मतलब कोई भी कैटलिस्ट नहीं है यहां पर, लेकिन यहीं पर यदि R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया HX के साथ ही कराई है, स्पेशली HBr के साथ कराई जा रही है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में करा रहे हो भाई? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो क्या बन के आएगा सर? तो उस केस में जो
क्रिया वहां पे हो रही थी उसकी अपोजिट होगी, कि इसमें से ऋण आवेश वाला हिस्सा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, और धन आवेश वाला हिस्सा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो उल्टा होकर उत्पाद क्या बन रहा था, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, क्या बन रहा था, ये बन रहा था। लेकिन ये कब पॉसिबल था, जब परऑक्साइड का प्रेजेंस होगा। इसीलिए इसे खैरस प्रभाव, क्योंकि सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक थे खैरस, इसलिए इसे खैरस प्रभाव या पराऑक्साइड प्रभाव कहा जाता है। पराऑक्साइड प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, यहां पे इसे क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल, इसे क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसे खैरस प्रभाव भी कहा जाता है या इसे पराऑक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, और उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, देखो भाई, यदि एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल समझो ध्यान से पहले, कि मान लेते हैं एग्जांपल के नाम पे हम लोग क्या लेते हैं कि एथीन ले लिया। ठीक है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन से हमको क्या बनाना है, एथीन से हमको बनाना है, मान लो क्लोरोएथेन बनाना है। क्या बनाना है, क्लोरोएथेन। तो इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करा दो। HCl के साथ करा दोगे तो सिंपल सी बात है, कहीं एक हाइड्रोजन लगा दो, कहीं एक हाइड्रोजन लगा दो, तो CH3CH2Cl ये बन जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, क्लोरोएथेन। क्या कहेंगे, क्लोरोएथेन। इसे एथिल क्लोराइड भी कहा जाएगा। इसे क्लोरोएथेन कहो, क्लोरोएथेन कहो या एथिल क्लोराइड कहिए, बात एक ही है। ठीक है, क्लोरोएथेन कहिए या एथिल क्लोराइड कहिए, बात एक ही है। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर ये क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड बना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है 1 ब्यूटीन से 2024 का क्वेश्चन है। 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है भाई, यानी 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन कैसे प्राप्त करेंगे, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से बात करो। 1 ब्यूटीन का मतलब क्या, ब्यूट, यानी कि यहां ध्यान से देखो, ब्यूट यानी 4 कार्बन, 1 2 3 4 इन लगा है। ठीक है, 1 नंबर लगा है। ठीक है, तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, मतलब यहां डबल बॉन्ड लगा दो। डबल बॉन्ड लगाने के बाद सबकी वैलेंसी पूरी करा दो। करा दिया, हो गया। अब इसकी अभिक्रिया 2 ब्रोमोब्यूटेन चाहिए। 2 ब्रोमोब्यूटेन मतलब 2 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड, मतलब 2 नंबर पे ब्रोमीन चाहिए। 2 नंबर पे 2 ब्रोमोब्यूटेन बोला ना, 2 नंबर पे 2 नंबर पे ब्यूटेन चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आप कहां भेज रहे हो, ऋणात्मक पार्ट को आप कहां भेज रहे हो, उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो सिंपल सी बात है, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो आप HBr के साथ रिएक्ट करा दीजिए, परऑक्साइड मत लिखिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, परऑक्साइड लिख दोगे एग्जामिनर तुरंत काट देगा। ठीक है, क्या कर देगा एग्जामिनर, तुरंत काट देगा। यहां पर Br लगा दीजिए। ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये जो बना इसका नाम है 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्या नाम है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। देखो यहां पर क्या था, इन था, इन मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड लगा दिया। यहां पर एन है, एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड। देखो यहां पर कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा है, तो इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्या नाम है भाई इसका,
2 ब्रोमो ब्यूटेन। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि और कौन सी विधि है जिसकी सहायता से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहली चीज आपने एल्केन से बनाया, फिर एल्कीन से बनाया, अब एल्कोहल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? एल्कोहल से, यानी एल्कोहल से बनाएंगे। क्या बनाओगे एल्कोहल से? हेलो एल्केन। क्या बनाओगे एल्कोहल से? हेलो एल्केन। कैसे बनाएंगे एल्कोहल से हेलो एल्केन भैया? देखो, एल्कोहल यानी ROH, ठीक है, एल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ करा दो। ठीक है, किसके साथ कराओगे? HCl के साथ। HCl यानी सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सांद्र HCl के प्रेजेंस में इस सांद्र HCl के साथ कराओगे प्रेजेंस ऑफ निर्जल ZnCl2, निर्जल बिना जल वाला निर्जल ZnCl2, बिना जल वाला ZnCl2 होना चाहिए। क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा, यहां से H और OH बाहर हो जाएगा और RCl आपस में जुड़ जाएगा। तो ये बन गया RCl प्लस HOH। इसी HOH को H2O भी लिखा जा सकता है। ठीक है, HOH, इसी HOH को H2O भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से आप एल्कोहल से भी एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है भाई? बोलो जल्दी से, समझ में आ गई क्या चीजें? यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब ध्यान से समझो, कि HCl, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का ये जो मिक्सचर होता है, इसे लुकास अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुकास अभिकर्मक। क्या कहा जाता है? लुकास अभिकर्मक कहा जाता है। क्लियर है भाई? यानी सांद्र HCl और ZnCl2 का ये जो मिक्सचर होता है, इसे क्या कहा जाता है? लुकास अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात यह आता है कि इस विधि द्वारा, यानी कि एल्कोहल की सहायता से एल्किल हैलाइड तो आपने बना दिया, लेकिन क्या इस विधि को कोई नाम दिया जाता है क्या? तो हाँ भैया, इस विधि का नाम है ग्रू प्रक्रम। ठीक है, ग्रू। ठीक है, ग्रू प्रक्रम। ठीक है, इस नाम से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहली चीज आपको इतनी बातें मैंने बताई। इतनी बातें यदि आप लोगों ने समझ ली तो कुछ बातें और इसके अंदर बातचीत करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कह दो और क्या बच गया है सर अभी बात करने के लिए? तो बात करने के लिए अभी इसमें यह बच गया है कि एल्कोहल यदि आप जानते हैं कि कितने प्रकार का होता है, तो एल्कोहल जनरली 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो यदि एल्कोहल के हिसाब से बात किया जाए या एल्कोहल के अकॉर्डिंग बात किया जाए, तो इसमें तृतीयक एल्कोहल जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, यानी इसकी सक्रियता का क्रम कुछ इस प्रकार से होता है कि तृतीयक एल्कोहल जो होता है वो बहुत तेजी से रिएक्शन देता है, द्वितीयक एल्कोहल उससे कम तेजी से देता है और प्राथमिक एल्कोहल सबसे स्लो देता है। मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि सपोज करिए कि आपके पास तृतीयक एल्कोहल होगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा, एल्कोहल। ठीक है, तो उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे पहले अभिक्रिया पूरी करेगा। 2 डिग्री जो होगा, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता 3 डिग्री से कम होती है, 3 डिग्री से कम होती है। और 1 डिग्री यानी जिसे प्राथमिक एल्कोहल आप कहते हो, उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। ठीक है, उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। मतलब 3 डिग्री एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है, 1 डिग्री सबसे कम होता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर। अब रही बात कि सर एल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ करा रहे हो, मतलब HX के साथ करा रहे हो, तो आपको हेलो एल्केन मिल रहा है, एल्किल हैलाइड मिल रहा है सीधे सीधे कहें तो। ठीक है, लेकिन आपने बता दिया कि एल्कोहल की सक्रियता क्रम ये होनी चाहिए, लेकिन वहीं पर आप HCl, HBr और HI को लोगे तो उसमें HI की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, HI की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, HBr की उससे कम होती है और HCl की सबसे कम होती है।
क्रियाशीलता कम होने का मतलब क्या है? क्रियाशीलता कम होने का मतलब यह है कि कौन देर से रिएक्ट करेगा, जिसका उत्पाद लेट बनेगा। ठीक है, उत्पाद लेट बनेगा, जिसमें उत्पाद बनने में समय ज्यादा लगेगा, बस इतना सा मतलब है। ठीक है, रिएक्शन सारे होंगे, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बस उत्पाद किसी का जल्दी बनेगा, किसी का थोड़ा लेट से बनेगा। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। यहां तक में कोई दिक्कत भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बता दो, यहां तक में कोई दिक्कत क्या? नहीं, वेरी गुड। यदि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बात करते हैं कि भैया एक चीज समझाओ। ठीक है, कि और कोई मेथड है तो सिंपल सी बात समझो। देखो, एल्कोहल की एक विधि तो ये बताई दी मैंने, इसके अलावा यदि मेथड की बात करें तो आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो भी आप मतलब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, जनरली ऑक्सीडेशन जो करोगे वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में KBr के साथ रिएक्ट कराओगे तो भी आपको एल्किल हैलाइड मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे मिलेगा वो रिएक्शन दिखा देते हैं। ठीक है, यही दिखा दिया जाए क्या? चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, देखो, यदि CH3 CH2 ठीक है, बीच में थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो गया था उसकी वजह से। देन कोई नहीं, फिलहाल के लिए चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो यहां से आगे बढ़ते हैं। यानी अभी तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें कि हेलो एल्केन बनाने की कितनी विधियां पढ़ी, तो हम लोगों ने हेलो एल्केन बनाने की 3 विधियां पढ़ ली, एक एल्केन से, एक एल्कीन से और तीसरा एल्कोहल से, तीसरा एल्कोहल से। ठीक है, अब कुछ नेमिंग रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि कुछ नेमिंग रिएक्शन बताइए जिसकी सहायता से आप एल्किल हैलाइड फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, किसकी सहायता से? ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली चीज, पहला रिएक्शन पढ़ेंगे डार्जेन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? डार्जेन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, कौन सी अभिक्रिया? डार्जेन अभिक्रिया। डाल्टन अभिक्रिया क्या होती है सर? यदि डाल्टन अभिक्रिया की बात की जाए तो डाल्टन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके सहायता से आप एल्किल हैलाइड बनाते हो। एल्किल हैलाइड तो कहना गलत है, आप सीधे सीधे कहें तो इस अभिक्रिया की सहायता से आप एल्किल क्लोराइड बनाते हो। क्या बनाते हो? एल्किल क्लोराइड बनाते हो। क्या होता है यह अभिक्रिया? एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हो। किसके साथ कराते हो? थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2, इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। पिरिडीन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन के प्रेजेंस में इसको अभिकृत कराते हैं। तो यदि आप ठीक है, यदि आप एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन के प्रेजेंस में कराते हो, ठीक है, पिरिडीन के प्रेजेंस में कराते हो तो आपको एल्किल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है? एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जा सकता है, क्योंकि डाल्टन अभिक्रिया केवल और केवल एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए प्रयोग की जाती है भैया? एल्किल क्लोराइड के लिए। ठीक है, हाँ, एल्किल हैलाइड का एक हिस्सा है, लेकिन एल्किल हैलाइड में फिर बाकी सारी चीजें आ जाएंगी ना, तो एल्किल हैलाइड नहीं कहेंगे, क्या कहोगे? एल्किल क्लोराइड कहोगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या मिलेगा? इसके साथ मिलेगा आपको SO2, उसके साथ मिलेगा आपको HCl। क्या मिलेगा? HCl। ठीक है, यानी
एल्किल क्लोराइड, ठीक है, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बनाने की एक विधि है, ठीक है बेटा। ये इसे क्या कहते हैं, डार्जन अभिक्रिया कही जाती है। बोलो भाई, क्लियर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यही कराते हैं, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भैया क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है छोटा सा, एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड क्या प्राप्त करना है, एथिल क्लोराइड, यानी एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। एथिल एल्कोहल यानी ROH, यानी ROH का मतलब C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। तो इसकी अभिक्रिया आप C2H5OH के साथ करा के तो प्राप्त कर ही सकते हो, मतलब C2H5OH की अभिक्रिया आप एल्कोहल, देखो ये वाला तो पढ़ के आए हो ना बेबी, कौन सा सर, एल्कोहल, हाँ ये वाला, तो आप इस अभिक्रिया की सहायता से तो प्राप्त कर ही सकते हो, ठीक है, इस अभिक्रिया की सहायता से प्राप्त कर ही सकते हो, लेकिन फिर भी हम लोगों इसकी बात कर रहे हैं इस मेथड से, डाल्टन अभिक्रिया से कैसे प्राप्त करोगे। तो C2H5OH की अभिक्रिया SOCl2 के साथ करा दो, SOCl2 के साथ करा दो, किसके प्रेजेंस में, पीरिडीन के प्रेजेंस में, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, पीरिडीन के प्रेजेंस में। जब पीरिडीन के प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा C2H5Cl, ठीक है, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये देखो ध्यान से, ये जो तुम्हें मिला इसे क्या कहते हैं, एथिल क्लोराइड ही तो कहते हो, क्या कहते हो, एथिल क्लोराइड। बोलो भाई, समझ में आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट यदि बात किया जाए कि अगली विधि की बात की जाए, तो अगली विधि हमारे पास जो है वो भी एक विधि है, ठीक है, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगली विधि कौन सी है, तो रेडान अभिक्रिया, रेडान अभिक्रिया वो भी एक नेमिंग रिएक्शन है, लेकिन उससे पहले कुछ विशेष पॉइंट इसके बारे में समझ लो। किसके बारे में समझेंगे सर, विशेष पॉइंट, इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लिया होगा ना, बोलो भाई। चलो, सबसे पहली चीज कि सर आपने थायोनिल क्लोराइड के साथ इस रिएक्शन को कराया, क्या ये रिएक्शन थायोनिल ब्रोमाइड के साथ हो सकता है, यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ तो ये रिएक्शन आपने करा दिया, क्या इसे SOBr2 के साथ कराई जा सकती है क्या इस रिएक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि SOBr2 के साथ इसकी अभिक्रिया नहीं कराई जा सकती। क्यों नहीं कराई जा सकती, क्योंकि SOBr2 ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसका स्थायित्व तो खराब है, स्थायित्व तो जो है, ठीक है, यानी इसकी स्टेबिलिटी जो है, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो खराब है, ठीक है, ये स्टेबल नहीं होता। कौन, SOBr2 जो स्टेबल नहीं होता वो टिकेगा नहीं, ठीक है, तो रिएक्शन कराने से पहले ही किसी और फॉर्म में टूट जाएगा, इसलिए इसके साथ इसकी अभिक्रिया नहीं कराई जा सकती। कह दो ठीक है सर, वेरी गुड, SOBr2 के साथ इसकी अभिक्रिया नहीं करा सकते, अच्छी बात है। मतलब कुल मिलाजुला के आप डाल्टन अभिक्रिया के द्वारा आप कहना चाह रहे हो कि एल्किल ब्रोमाइड नहीं प्राप्त कर सकते हो, वेरी गुड सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बताओ, तो थायोनिल ब्रोमाइड के साथ नहीं करा सकते, थायोनिल आयोडाइड के साथ करा दो, किसके साथ करा दो, थायोनिल आयोडाइड के साथ करा दो। यदि थायोनिल आयोडाइड की बात करें तो अभी तक थायोनिल आयोडाइड ज्ञात ही नहीं है, खोजा ही नहीं गया है, मतलब मिला ही नहीं है, बना ही नहीं है। तो जो चीज बना नहीं है उसके साथ रिएक्ट कैसे कराओगे, रिएक्शन पॉसिबल है क्या उसके साथ, नहीं ना, तो देन ऐसा काम भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसा रिएक्शन आप तो नहीं कर सकते हो। बोलो, बात समझ में आ गई। तो यानी कि ना तो डाल्टन अभिक्रिया के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा, ना ही डाल्टन अभिक्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड मिलेगा, ठीक है।
बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो इस पॉइंट को पूरा करते करते एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं कि डाल्टन अभिक्रिया बनाने की, ये डाल्टन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधि है ये बहुत ही सर्वोत्तम विधि है, यानी कहें तो सभी में उत्तम विधि है। कह दो क्यों उत्तम विधि है सर? ठीक है, क्यों उत्तम विधि है? अब रही बात कि इसका आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जितने भी उत्पाद प्राप्त होते हैं वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके सह उत्पाद हैं ये सभी के सभी गैसीय अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। और गैसीय अवस्था में होने के कारण इनको पृथक यानी अलग करना बहुत ही आसान होता है, जिससे हमें शुद्ध एल्किल हैलाइड आसानी से मिल जाता है। चलो भाई, क्लियर है बात? समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और अगला पॉइंट हम लोग बात करेंगे रेडॉन अभिक्रिया की। ठीक है, किसकी अभिक्रिया की? रेडॉन अभिक्रिया की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, रेडॉन अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉन अभिक्रिया क्या है भाई? रेडॉन अभिक्रिया ठीक है, देखो यार, रेडॉन अभिक्रिया की बात की जाए तो रेडॉन अभिक्रिया ठीक है, यह एल्किल ब्रोमाइड बनाने की विधि है। ठीक है, यह एल्किल ब्रोमाइड बनाने की विधि है। कौन? रेडॉन अभिक्रिया एल्किल ब्रोमाइड बनाने की विधि है। कैसे बनाते हैं? ठीक है, यदि कैसे बनाने की बात करें तो एल्कोहल से ही बनाते हैं। किससे बनाते हैं? एल्कोहल से। ठीक है, देखो एल्कोहल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फेट के प्रेजेंस में। ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट क्या होता है भाई? ट्राइफेनिल फॉस्फेट यानी C6H5O का होल थ्राइस P। ट्राइफेनिल फॉस्फेट, फेनिल का मतलब क्या है? फिनॉल से है, फिनॉल का एक H गायब है। ठीक है, फिनॉल का एक H गायब है, तो फिनॉल क्या होता है? C6H5OH होता है। इसका एक हाइड्रोजन गायब कर दीजिए तो क्या मिलेगा हमें? C6H5O मिलेगा। ठीक है, तो इसका H+ आयन गायब है तो क्या कहेंगे? फेनिल ही कहेंगे। ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ये होता है ट्राइफेनिल फॉस्फेट का सूत्र। ठीक है, अब ट्राइफेनिल फॉस्फेट के साथ इसको जब रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन के बाद जो हमें चाहिए वो तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी एल्किल ब्रोमाइड मिल गया। क्या मिल गया? एल्किल ब्रोमाइड मिल गया। एल्किल ब्रोमाइड के साथ साथ हमको मिलता है एक और कंपाउंड, ठीक है, जिसका नाम है C6H5O। C6H5O का होल ट्वाइस POBr। क्या मिलेगा? C6H5 का होल ट्वाइस POBr। इसके साथ साथ हमको मिलता है C6H5OH। इसका नाम तो बताने की आवश्यकता नहीं है। C6H5OH, इसे हम लोग कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। लेकिन आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप सभी लोग वीडियो यहां तक देखा है तो बहुत ही टाइम दिया है, तो सभी लोग आप हमें इस कंपाउंड का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, C6H5 का होल ट्वाइस POBr। ठीक है, क्लियर? तो आपका काम ये है, आप ये काम जरूर करोगे। ठीक है, इतना काम आपको करना है। यदि एग्जाम्पल की बात कर लें
तो एग्जाम्पल आप यहां ले सकते हो, आप जितने कार्बन का एल्कोहल लोगे उतने कार्बन का आपको एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। यदि आप 2 कार्बन का लोगे तो 2 कार्बन का मिलेगा, 1 कार्बन का लोगे तो 1 कार्बन का मिलेगा, 5 कार्बन का लोगे तो 5 कार्बन का, मतलब जितने कार्बन का आपको एल्किल हैलाइड चाहिए उतने कार्बन का आपको एल्कोहल लेके आना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो भाई, यहां तक में कोई दिक्कत? वेरी गुड। यदि यहां तक में कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट विधि की बात करते हैं, कोनार्ड फ्लिंकिस्टीन अभिक्रिया की। किसकी अभी बात करते हैं भाई? कोनार्ड फ्लिंकिस्टीन अभिक्रिया की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कोनार्ड फ्लिंकिस्टीन, कोनार्ड फ्लिंकिस्टीन अभिक्रिया, काफी टेढ़ा सा नाम है लेकिन रिएक्शन उतना ही आसान है। ठीक है, कोनार्ड फ्लिंकिस्टीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के द्वारा हम क्या प्राप्त करेंगे भाई? तो इस अभिक्रिया के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है उसका नाम है एल्किल आयोडाइड। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? एल्किल आयोडाइड। ठीक है, समझो कैसे रिएक्ट कराते हैं। आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराओगे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराओगे सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? एल्किल आयोडाइड मिल जाएगा प्लस NaX मिल जाएगा। अब ये बात याद रखने की है कि ये जो X होगा, इस X की जगह Cl2 हो सकता है या Br2 हो सकता है, मतलब Cl हो सकता है या Br हो सकता है। मतलब एल्किल ब्रोमाइड लोगे या एल्किल क्लोराइड लोगे। एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराओगे तो आपको एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। यानी कोनार्ड फ्लिंकिस्टीन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसकी सहायता से आप एल्किल आयोडाइड प्राप्त करते हो। क्या प्राप्त करते हो? एल्किल आयोडाइड प्राप्त करते हो। आई बात समझ में? बोलो भैया, बोलो, क्लियर है? चलो, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन भी ले लो यहीं पर। ठीक है, यदि क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इस रिएक्शन से बात करें तो कोई विशेष क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन मतलब ये रिएक्शन ही अपने आप में क्वेश्चन है। कोनार्ड फ्लिंकिस्टीन अभिक्रिया क्या होता है ये आपसे कई बार पूछा गया है। कोनार्ड फ्लिंकिस्टीन अभिक्रिया क्या होता है ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन है क्लोरोएथेन। ठीक है, क्लोरोएथेन से आइडोएथेन, आइडोएथेन कैसे प्राप्त करेंगे? क्लोरोएथेन से आइडोएथेन कैसे प्राप्त करेंगे? मेरे को नहीं लगता इसका आंसर देने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, फिर भी दे ही देते हैं। क्लोरोएथेन यानी C2H5Cl, इसकी अभिक्रिया NaI से करा दो। ठीक है, क्या मिल जाएगा? C2H5I प्लस NaCl मिल गया। इसे कहते हैं आइडोएथेन, इसे कहते हैं क्लोरोएथेन। ठीक है, क्लियर? चलिए, वेरी गुड। यानी ये है क्लोरोएथेन, ये है आपका आइडोएथेन, यानी ये हो गया कोनार्ड फ्लिंकिस्टीन अभिक्रिया। अगली हेडिंग की बात करें तो अगली हेडिंग है बोरोडीन हंस डिकार अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी हेडिंग है? बोरोडीन हंस डिकार अभिक्रिया। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये बोरोडीन हुंस डिकार अभिक्रिया के नाम से भी पूछा जाता है। बोरोडीन हुंस डिकार अभिक्रिया, बोरोडीन हंस डिकार अभिक्रिया। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा, बोरोडीन आया यानी एक ही रिएक्शन है, उसके अलावा कोई और दूसरा रिएक्शन नहीं है। ठीक है, एक ही रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या होता है बोरोडीन हंस डिकार अभिक्रिया में? बोरोडीन हंस डिकार अभिक्रिया, ठीक है भाई, देखो ध्यान से समझो। बोरोडीन हंस डिकार अभिक्रिया की बात की जाए तो बोरोडीन हंस डिकार अभिक्रिया में वसी अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं। ठीक है, वसी अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं। ठीक है, वसी अम्ल का सिल्वर लवण क्या होता है? पहले तो वसी अम्ल क्या होता है?
वसी अम्ल, यानी जनरली बात करें तो RCOOH, ये वसी अम्ल है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करा दो, आप इसकी अभिक्रिया AgBr के साथ करा दो, तो क्या मिल जाएगा सर, मिल जाएगा R सिंगल बॉन्ड COOAg प्लस HBr। ये जो मिला ये क्या है, वसी अम्ल का सिल्वर लवण है। ठीक है, क्या है, वसी अम्ल का सिल्वर लवण है। तो अब इस केस में वसी अम्ल का सिल्वर लवण मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, क्या, R सिंगल बॉन्ड COOAg, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे भाई, जाहिर सी बात है Br के साथ कराओगे। ठीक है, यानी Br2 के साथ कराओगे, प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, गर्म करेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा, RBr मिल जाएगा प्लस AgBr मिल जाएगा प्लस CO2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, यानी बोरोडिन हंसडिकार अभिक्रिया में आप कह सकते हो सिल्वर लवण का वसी अम्ल का सिल्वर लवण जो है, वसी अम्ल का सिल्वर लवण जो है ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में या कार्बन टेट्राक्लोराइड के आसवन में अभिकृत होकर एल्किल ब्रोमाइड देता है। क्या देता है, एल्किल ब्रोमाइड देता है। आई बात समझ में, यानी यहां पर भी ध्यान से देखोगे तो जितने कार्बन का आप वसी अम्ल लेके आओगे उससे एक कम कार्बन का आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के लिए यदि बात कर ले तो एग्जाम्पल देख लो, यहीं पर एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। यहीं पर एग्जाम्पल में क्या है भैया, देखो ध्यान से, मान लो कि CH3 सिंगल बॉन्ड COOAg आप ले आते हो, इसकी अभिक्रिया Br2 के साथ कराइए। किसके साथ कराओगे, Br2 के, प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का आसवन होता है ना। ठीक है, इसके प्रेजेंस में कराओगे तो क्या मिल जाएगा, CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2, ये आपको मिलता है। ठीक है, यानी बहुत आसान सा है, ऐसा कोई विशेष दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे कहते हैं बोरोडिन हंसडिकार अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है, अब बात यह आती है कि सर ये बोरोडिन हंसडिकार अभिक्रिया जो है, बोरोडिन हंसडिकार अभिक्रिया है जिसमें आपने ब्रोमीन से अभिक्रिया कराया। ठीक है, इसके जगह क्या क्लोरीन से अभिक्रिया नहीं कराई जा सकती। ठीक है, बोलो भैया, क्या क्लोरीन से इसकी अभिक्रिया कराई जा सकती है या नहीं कराई जा सकती है। तो सबसे पहली चीज तुमको बता दिया जाए कि क्लोरीन का सह उत्पाद बहुत कम मिलता है, मतलब क्लोरीन के साथ कराया जा सकता है लेकिन उसका जो उत्पाद होता है, उत्पाद की मात्रा जो होती है बहुत कम प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई काम किया, उस काम में केवल 100% में से 10% रिजल्ट मिले, बाकी 90% वेस्ट मिल जाए, तो भैया हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो उसके लिए ऐसा काम नहीं करते हैं। यानी क्लोरीन के साथ इस रिएक्शन को कराया जा सकता है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन इसका उत्पाद कम मिलता है इसलिए क्लोरीन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई, बोलो। ठीक है, क्लियर है। ठीक, यदि सर ये बताओ कि आयोडीन के साथ इसको रिएक्ट कराया जाए तो कदो ब्रोमीन के साथ कराया, ठीक है, क्लोरीन के साथ उत्पाद कम मिलता है इसलिए नहीं कराते हो, अच्छी बात है। आयोडीन के साथ कराया तो क्या दिक्कत है या होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज तुमको बता दिया जाए कि यदि इसको आयोडीन के साथ अभिकृत कराओगे तो ऐसा नहीं है कि आयोडीन के साथ अभिकृत नहीं होता है या अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन आयोडीन के साथ इस केस में जब इसको रिएक्ट कराओगे तो उस केस में एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है। जैसे एग्जांपल समझो, R सिंगल बॉन्ड COOAg, इसकी अभिक्रिया आयोडीन के साथ कराओगे, प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, उसके बाद CO2 प्लस AgI। कैसे बनेगा सर, इसके दो अणु ले लो ना, तो देखो RCOR ये तो मिल ही गया, दूसरे वाले में से RCOR में से R निकाल लो, COO यहां पहुंच गया और इसका Ag और I आपस में रिएक्ट करके
2AgI बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भाई साहब क्या है भैया, ये भाई साहब एस्टर है। क्या है, एस्टर है। क्या है, एस्टर है। RCOOR क्या है, एस्टर है। क्लियर है इतनी बातें, बोलो भाई समझ में आ रहा है। यदि इतनी बातें समझ में आ रही है तो सर अब बात बताइए कि क्या इस अभिक्रिया को भी हंस डिकार अभिक्रिया भी कहा जाता है? नहीं भैया, इसकी खोज मतलब इसके बारे में किसी और ने बताया है, इसलिए इसे हंस डिकार बोरोडिन हंस डिकार अभिक्रिया नहीं कहा जाता है। इसे कहा जाता है बीरबाम सिमोनिनी अभिक्रिया। यदि इसके नेम की बात करोगे कि इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, तो इसको दिया जाता है बीरबाम सिमोनिनी अभिक्रिया। सिमोनिनी अभिक्रिया, बीरबाम सिमोनिनी अभिक्रिया। ठीक है भाई, बोलो क्लियर हुई चीजें। यानी आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखेंगे, काफी लंबा हो चुका है लेक्चर, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि पहली चीज कि भैया हेलो एल्केन क्या होता है, दूसरी चीज कि हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है या किस बेस पे हो सकता है, तीसरी चीज कि हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हेलो एल्केन बनाया कैसे जाता है। ठीक है, हेलो एल्केन के बनाने की विधि क्या है। ठीक है, तो बनाने की विधियों में मैंने समथिंग टाइप्स कुछ कितने बताएं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल 7 टाइप आप लोगों ने पढ़े हेलो एल्केन बनाने की विधियों में। ठीक है, तो इतनी विधि यदि आपको याद रहेंगे तो हेलो एल्केन बनाना मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्कीन से। किससे, एल्कीन से। एल्कीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर क्वेश्चन बाकी डायरेक्टली तो पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली भी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखता हूं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।